जंगल में क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी भूख लगी थी तो आम के फल तोड़ रही थी। क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? रमेश उस बुढ़िया को अपने कंधे पर बिठाकर आम तुड़वाने लगता है, लेकिन वह बुढ़िया कोई इंसान नहीं बल्कि एक डायन थी। वह एक हाथ से आम तोड़ती और दूसरे हाथ से उस शव को खोलने का प्रयास कर रही थी। अरे ये क्या? ये बूढ़ी माँ तो मेरे पेट पर बंधी लाश को खोल रही है। जरूर ये कोई बुरी शक्ति होगी। अरे बूढ़ी माँ, आप ये क्या कर रही हो? ये लाश मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी रमेश अपनी तलवार को निकालता है और डायन का हाथ काट देता है। डायन डर के मारे वहां से गायब हो जाती है। अरे भोला, अब तुम उठ जाओ और शव की देखभाल करो। वह भी लाश को पीठ पर बांधता है और जंगल में निकल पड़ता है। वह गुफा के पास से गुजरता है तो उसे वहां से किसी की आवाज आती है। अरे ये गुफा से किसकी आवाज आ रही है? चलो चलकर देखता हूँ। मंगल सिंह, यदि आज हम राजा के घर चोरी करने में सफल हो जाएंगे तो राजा की बेटी की बलि इसी गुफा में चढ़ाएंगे। चलो मंगल सिंह, चलते हैं। अरे ये डाकू तो राजा की बेटी की बलि चढ़ाने की बात कर रहे हैं। मुझे इन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। चलो मैं यही छुपकर बैठ जाता हूँ। जाओ मंगल, इसकी बलि गुफा में चढ़ा कर आओ। तब तक हम यहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। अरे कल्लू, मंगल सिंह इतना समय क्यों लगा रहा है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कल्लू, तुम जल्दी से जाकर देखो, तब तक मैं यहीं रुकता हूँ। जैसे ही दूसरा डाकू भी गुफा के अंदर जाता है तो वह उसे भी मार देता है। अरे इतना समय हो गया, अभी तक वह दोनों आए क्यों नहीं? उन्हें बलि चढ़ाने में इतना समय क्यों लग रहा है? चलो चलकर देखता हूँ। इसी प्रकार भोला सारे डाकुओं को मार देता है। राजकुमारी जी, आप यहीं रुकिए और सुबह होने का इंतजार करिए। ये बोलकर भोला वहाँ से चला जाता है। इसी प्रकार तीसरा भाई भी लाश को अपनी पीठ पर बांधकर जंगल में घूमने के लिए निकल पड़ता है। अरे ये बूढ़ी महिला पहले हंसती है और फिर रोने लगती है। चलो इससे इसकी परेशानी पूछता हूँ। अरे माता जी,
आप पहले हंसती हो और फिर रोती हो, इसका क्या कारण है माताजी? बेटा, मैं एक डायन हूँ। मैं रोती इसलिए हूँ क्योंकि कल इस राज्य के राजा की मृत्यु हो जाएगी, और हंसती इसलिए हूँ कि जब राजा मरेगा तो उसे इस जंगल में रखा जाएगा और हम इसका मांस खाएंगे। लेकिन माताजी, कल राजा की मृत्यु होगी कैसे? क्योंकि राजा तो बिल्कुल स्वस्थ है। बेटा, राजा के जूतों के अंदर एक सर्प बैठा है। कल सुबह जब राजा उन जूतों को पहनेंगे तो वह सर्प उन्हें डस लेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। अरे नहीं, मुझे राजा को बचाना ही होगा। फिर तीसरा भाई राजा के कक्ष में जाकर उस सर्प को मार देता है। अरे, ये नींद तो मुझे छोड़ ही नहीं रही। क्या करूं, क्या करूं? चलो, मैं अपना मुंह धो लेता हूँ। जैसे ही वह मुंह धोने के लिए जाता है, तभी दो परियां लाश को उड़ाकर ले जाती हैं। अरे, ये परियां लाश को कहाँ ले जा रही है? चलो इनका पीछा करता हूँ। अरे बहन, इस लाश को यहीं ले चलते हैं और यहीं इसे जीवित करते हैं। अरे बाप रे बाप, इन परियों ने तो इस राजकुमारी को जीवित कर दिया। क्या करूं, क्या करूं? चलो, इनका जादुई कालीन छुपा देता हूँ। अरे, हमारा जादुई कालीन कहाँ गया? अब हम अपने घर कैसे जाएंगे? तुम्हारा जादुई कालीन मेरे पास है, परंतु मैं तुम्हें ये कालीन ऐसे नहीं दूंगा। अरे, तूने हमारा कालीन क्यों ले लिया? तुम हमारा कालीन हमें वापस कर दो। पहले तुम दोनों मुझे ये जादुई लकड़ियाँ दे दो, तब मैं तुम्हें तुम्हारा कालीन वापस करूँगा। ठीक है, तुम यह लकड़ियाँ ले लो और हमें हमारा कालीन वापस कर दो। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम चारों ने मेरी पुत्री का शव सुरक्षित रखा। महाराज, आप अपनी पुत्री को जिंदा देखना चाहते हैं या मृत देखना चाहते हैं? क्या मतलब मेरी पुत्री जिंदा हो सकती है? लेकिन ये कैसे संभव है? महाराज, कुछ भी संभव हो सकता है। फिर लाखन राजकुमारी को उन लकड़ियों से ही जीवित करता है। महाराज अपनी पुत्री को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वह चारों भाई अपने साथ घटित